में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत WHO की तरफ से की गई है। इसके पीछे मकसद है जागरूकता कार्यक्रम को आगे बढ़ाना ताकि लोग तंबाकू की लत से दूर रह सकें, उसकी गिरफ्त में ना आ सकें। अलग अलग तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जागरूकता बढ़ाने को लेकर। सरकार की तरफ से भी बहुत सारी नीतियां कानून की शक्ल में, नीतियों के शक्ल में, बजटीय आवंटन की शक्ल में सामने आ गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या इसका असर जमीनी स्तर पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। क्या ये दिवस सिर्फ रस्म अदायगी भर है? इसके बाद हम लोग भी यानी मीडिया के लोग भी भूल जाएंगे कि इस मुद्दे पर काम को, मुहिम को आगे बढ़ाना है या नहीं। इसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज लोकमंच में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर है जो आपकी जिंदगी से जुड़ा है। अलग अलग आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि दुनिया भर में हर साल लगभग 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है तंबाकू के चलते। सिर्फ भारत में ये कहा जाता है कि 2500 से 3300 के आसपास हर रोज लोग मारे जा रहे हैं तंबाकू के चलते। यानी जिस 1 घंटे में हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे होंगे, इस दरमियान 120 से ज्यादा मौत हो चुकी होंगी इसी तंबाकू की वजह से। आंकड़ों में अंतर हो सकता है लेकिन गंभीरता अभी भी इसकी इतनी ही कायम है। खास समय से इसी मुद्दे पर काम कर रहे हैं धीरेन्द्र सिन्हा। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम की। कोशिश करेंगे कहाँ कुछ कमी आपको दिखती है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश केजरीवाल। आप दैनिक जागरण से जुड़े हुए हैं, बहुत कम देखने को जुड़ रहे हैं। डॉक्टर PK जुल्का, आप एम्स में कैंसर विभाग में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और एक सुनील वात्स्यायन, एक जाना माना नाम, NGO चलाते हैं नाडा इंडिया फाउंडेशन, जो इसी दिशा में सालों से लगातार काम कर रहा है। चर्चा की शुरुआत सिन्हा साहब आपसे मैं समझना चाहूंगा, जैसा मैंने अभी कहा, क्या ये सिर्फ रस्म अदायगी भर है? क्योंकि मैं भी इस चर्चा को आज कर रहा हूं, उसके बाद हो सकता है कल कोई नया विषय आए। क्या वैसी ही स्थिति आपको इस पूरे देश के समाज में दिखती है, सरकार के स्तर पर दिखती है, या सोच में बदलाव हो रहा है? जो रिसर्च हुए हैं उसके आधार पर यह देखा गया है जिन देशों में विज्ञापन के ऊपर रोक लगी है उन देशों में टोबैको कंट्रोल अच्छे रूप में हो पाया है और उन देशों में टोबैको की जो लत है उसमें कमी हुई है। भारत में भी 3-4 रिसर्च पब्लिश्ड हैं जिससे सीधा सीधी ये पता चलता है जो अगर बच्चे विज्ञापनों से एक्सपोज होते हैं तो उनमें तंबाकू की शुरुआत करने की जो आदत है वो ज़्यादा होती है, बशर्ते जो विज्ञापन नहीं देख पाता है। उसके अलावा एक और रिसर्च नया पब्लिश हुआ है जिसके अनुसार सिनेमा में जो लोग विज्ञापन देखते हैं उन बच्चों में औसतन जो बच्चे उन विज्ञापनों को नहीं देख पाते हैं उनकी तुलना में उनमें टोबैको की लत शुरू करने की दुगुना बढ़ जाती है। ठीक बात। लेकिन मुकेश, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो बातें WHO की तरफ से की जा रही हैं, एक बहुत बड़ी लड़ाई और एक बहुत बड़ा पक्ष सामने खड़ा हो रहा है, वो विज्ञापन क्षेत्र का है, मार्केटिंग इंडस्ट्री है, विज्ञापन इंडस्ट्री है। वो लोग जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके रोजगार पर उनको कहीं ना लगे हमला है। सिनेमा से जुड़े लोगों की एक अपनी अलग सोच होती है, स्वतंत्रता की बात करते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति की बात करते हैं। तो एक बड़े तबके को अपने विरोध में खड़े करने की भी उम्मीद की जाए? बिल्कुल, और ये ज़रूरी है और ये होगा ही। कुछ लोग हैं जो सीधे उससे फ़ायदा जिनको मिल रहा है, तंबाकू उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं और उनके पास बहुत बड़ा पैसा है। आप देखिए कि लगातार इन प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते जाते हैं, टैक्स के साथ उनकी कीमत बढ़ती है। तो ऐसा नहीं कि कंपनियों को नुकसान होता है, उनका प्रॉफिट भी उसी अनुपात में बढ़ता है और उनके पास ऐसे लोगों पर खर्च करने के लिए पैसे भी बढ़ते जाते हैं। फिल्मों में जब हम लगातार देख रहे हैं कि समाज में जो सिविल सोसाइटी का दबाव बढ़ता गया कि फिल्मों में ऐसे दृश्यों पे, क्योंकि अभी सिन्हा साहब ने बताया कि बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ता है और विज्ञापन के तौर पे जितने वो प्रभावशाली होते हैं उससे ज़्यादा जब फिल्म में सब्जेक्ट के तौर पे कोई हीरो जब पी रहा होता है तब तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादातर बच्चे हीरो हीरोइन जो भी होती हैं उनको देख के नकल करते हैं। तो उनके जैसा दिखने के चक्कर में जब वो पीते हैं, और इस पर जब प्रतिबंध की बात आज हमारी सिविल सोसाइटी बहुत, और सिर्फ WHO ही नहीं, WHO का एक अपना प्रभाव है, लेकिन यहाँ पे पिछले कुछ वर्षों में सिविल सोसाइटी काफी मजबूत है कि अगर हम विज्ञापन ही खत्म कर दें तो उसके बाद ये जो समस्या है, ये जो चुनौती है, इसमें कुछ राहत देखने को मिल सकेगी? क्या विज्ञापन वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है? जहाँ तक सवाल है कि हमारा विज्ञापनों का, तो जहाँ तक डायरेक्ट विज्ञापन है वो तो बैन है, मगर जो सबसे बड़ी जो इसके अंदर जो कमी आ रही है वो है कि हमारी जो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि जो ब्रांडिंग की बात है, ये एक बड़े सटल वे में आपको ब्रांड के बारे में आपको प्रायोजित ढंग से, सुनियोजित ढंग से कहेंगे कि उसको एजुकेट करा जाता है बचपन से लेके, जैसे मुकेश जी अभी चर्चा कर रहे थे, और उसके बाद जो है वो सीधा सीधा आपको एक कहीं ना कहीं जोड़ता है।
एक पॉजिटिविटी उसके अंदर लाता है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि अभी टोबैको पे काम नहीं कर, टोबैको का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, मगर वो दूसरे जो लाइफस्टाइल से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं उनका वो इस्तेमाल होता है। बच्चे जो इस्तेमाल करते हैं चीज़ें उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है मैं समझता हूँ कि पॉलिसी और ज़्यादा क्लैरिटी होना जरूरी है, और जो स्टीयरिंग कमेटी इस काम के लिए बनी हुई है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, मगर उन सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के लिए भी डायरेक्टली काम होना बहुत जरूरी है। 2003 कोटपा उसके अनुसार पूरे अच्छे रूप से विज्ञापनों पर रोक लगाई गई है। एक बहुत अच्छी बात है जो यहाँ जो आउटडोर मीडिया और प्रिंट मीडिया में जो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स दिख रहे थे इस कानून के पहले, वो अब खत्म होते दिख रहे हैं। लेकिन इंडिया में इतने तरह का इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष रूप से जो विज्ञापन है वो इतने विशाल रूप में फैला हुआ है जिस पर रोक में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसमें सरकार की तो भागीदारी है ही, सभी संस्थाओं की, क्योंकि सरकार अकेले हर काम नहीं कर सकती है और एक हेल्थ डिपार्टमेंट ये सब काम नहीं कर सकती है। ठीक बात आप कह रहे हैं, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। समस्या अभी भी आ रही है विज्ञापन को लेकर, और ये विज्ञापन की बात इसलिए यहाँ पर की जा रही है कि इस बार WHO की तरफ से इसको थीम बनाया गया है। मकसद ये है कि आप विज्ञापनों को जितना कम से कम दिखाएंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा लोग इससे दूर रह सकेंगे। एक बात और कही आपने कि कहीं सरकार की कमी है, कानून की कमी है, लेकिन अभी एक बहुत अच्छी पहल हुई कि कई जगह सुप्रीम कोर्ट के एक इंटरप्रिटेशन की वजह से गुटखा पे बैन लगने लगे और तमाम राज्यों ने लगाने शुरू कर दिए। ठीक बात। लेकिन उसके साथ हमारी सिविल सोसाइटी जो कई मोर्चे पे बहुत सक्रिय थी, वहां पे सक्रिय नहीं हो सकी, लोगों को अवेयरनेस नहीं हुआ, तो अब उसका बहुत कम फायदा देखने को मिला। नाडा इंडिया फाउंडेशन हमारे साथ है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। सर, अक्सर ये कहा जाता है कि जो NGO हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो बहुत काम करते हैं, लेकिन क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि तंबाकू निषेध के मसले पर भी उतनी ही ईमानदारी से काम हो पा रहा है सिविल सोसाइटी की तरफ से, NGOs की तरफ से, जितनी जरूरत है? देखिए, जहाँ तक टोबैको कंट्रोल का सवाल है, 30 साल में अगर हम देखें तो ऐसी बहुत सारी NGOs हैं जिन्होंने पॉलिसी लेवल पर काम किया है, तभी ये आज स्थिति पे पहुंचे हम। एक बहुत बड़ा प्रेशर, जिसमें खास तौर से अगर हम वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया है जैसे, उनके जो नेटवर्क मेंबर्स हैं, उनके काफ़ी लोगों ने इस तरह का काम किया है। जो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि ये हमारा टोबैको जो है वो इतना एक्सेप्टेबल है और अवेलेबल है। ठीक है। और ये मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा एडिक्टिव ड्रग है, एडिक्टिव लीगल ड्रग है, इसको हम एडिक्टिव लीगल ड्रग कहेंगे। मगर इसको हमने इतना एक्सेप्ट कर रखा है कि उसको जो डी एडिक्शन सेंटर्स चला रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसको बाहर रखते हैं। ठीक है। ये एक बहुत जरूरी है कि NGOs जो खासतौर से तकरीबन 400 डी एडिक्शन सेंटर चल रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के उसमें, तो वो चीज वो इसको भी अगर पहल को लेके चलें, क्योंकि ये गेटवे ड्रग माना जाता है। जो आदमी आज टोबैको ले रहा है, कल उसको दूसरा ड्रग में जाने में चांसेस बढ़ जाते हैं। मैरिजुआना वगैरह, कैनबिस और ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो खास तौर से अक्सर जब बच्चे से पूछा जाता है, बच्चा पूछता है क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ, या वो पीने के कहीं बातचीत होती है, तो माँ बाप का एक ही जवाब होता है, बेटे जब बड़े हो जाओगे तब सोचना। यानी कि वो सवाल को हम टाल देते हैं और एक उसको एक कहीं ना कहीं मैसेज दे देते हैं कि अभी नहीं, जब बड़ा हो जाएगा तब तू कर लेना। यानी कि वो कहीं ना कहीं एक मिक्स मैसेज जो है वो हमारे परिवार से जा रहा है। और खास तौर से एडवर्टीजमेंट की जो बात आपने कही, तो NGOs का एक जिसको हम कहते हैं मीडिया एजुकेशन जो है बहुत जरूरी है। यानी कि मीडिया में जो बच्चा देख रहा है वो स्कूल के लेवल पे और इस फैमिली के लेवल पे चर्चा होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग रेडियो क्लब चलाते हैं और इसमें हम एडवोकेट कर रहे हैं कि स्कूल लेवल पे पॉलिसी होना चाहिए, स्कूल सब्सटेंस अब्यूज पॉलिसी। लेकिन स्कूल नीति क्या बनाएगा जब उसके बाहर एक ठेला लगा हुआ है, दुकान लगी हुई है, और वहां नहीं, वो नीति पे अगर सिविल संस्थाएं और इसमें सरकार इस पे से, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अगर इसके अंदर एक पॉलिसी बनाए कि हर स्कूल अपने एक नीति बनाए जो लिखा हो कि अगर बच्चा स्कूल में टोबैको पाया जाए तो क्या करें, क्योंकि अक्सर उसको निकाल दिया जाता है मगर या उसको इग्नोर करा जाता है, तो उसके लिए क्या करा जाएगा, प्रिवेंशन के लिए क्या करा जाएगा, कौन से सब्सटेंस है जिनको वो करना चाहिए। यानी कि उन सब्सटेंस की लिस्ट में टोबैको को भी होना जरूरी है। क्या आपको लगता है ये सब संभव है इस देश में जहां हम बेहतर शिक्षा ही मुहैया नहीं करा पा रहे हैं?
वहाँ किस तरीके की नीतियां बने तंबाकू निषेध को लेकर, इसकी बात तो हम बाद में करेंगे। पहले सवाल यही होता है कि क्या हम बुनियादी ढांचा स्कूलों में दे पा रहे हैं, क्या हम बेहतर शिक्षा वहाँ दे पा रहे हैं? क्या ये सुझाव व्यवहारिक आपको लगता है? बिल्कुल व्यवहारिक है, क्योंकि ये बात जरूर है कि जब हम एक बार यही प्रपोजल हेड ऑफ द जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को लगे दिल्ली, तो उन्होंने बोला सर आप बच्चों की क्या बात कर रहे हो, टीचर्स ही हमारे यहाँ पर सिगरेट बीड़ी पीते हैं। ठीक बात। वही बात डॉक्टर्स के लिए भी है, यानी कि रोल मॉडल्स हमारे कहीं ना कहीं समाज में वो कहीं ना कहीं अपने को प्रोफेशन से अलग करके और पर्सनल को अलग सिन्हा करके साहब, रहते ये मैं हैं। आपसे समझना चाहूँ के साथ साथ जो विज्ञापन जिस तरीके से दिए जाते हैं जिसमें कुछ कमी अब देखने को मिल रही है, क्या उसका भी असर वास्तव में पड़ता है उन मरीजों पर जो आपके पास आते हैं? बहुत बहुत असर पड़ता है, क्योंकि आके मरीज बताते हैं जी अब तो हम जब बीमारी हो गई, अभी मैं आपको बेशक फ़ोटो भी दिखा देता, किसी के गले में अल्सर है, किसी के मुंह के जीभ के अंदर अल्सर है, हेड एंड नेक कैंसर जिसे हम कहते हैं, तो वो कहता है जी अगले जन्म में नहीं सिगरेट पीऊँगा। अब उनको ये नहीं पता कि इस जन्म में या अगला जन्म क्या है, लेकिन वो के इस्तेमाल को उसमें कई बार धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ जाती हैं। कोई त्योहार है तो आप भांग पी सकते हैं या कुछ और चीज़ों का नशा कर सकते हैं। क्या आपको लगता है वास्तव में एक बड़ी चुनौती है इस सोच को बदल पाना? सही में टोबैको कंट्रोल, टोबैको इतने तरह का हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जाता है जो ये एक जटिल प्रक्रिया है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जो हिंदुस्तान में 5% एडल्ट, 5% हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। 5% एडल्ट टोबैको यूज करते हैं डेंटिफ्रिस के रूप में, दंत मंजन के रूप में। ठीक बात। 5% एडल्ट लोग यूज करते हैं और फिर वो आदी हो जाते हैं उसके, उनको करना पड़ता है। गुल है, गुड़ाकू है, तपकीर है, मिस्री है, मसेरी है, विभिन्न राज्यों में इनके विभिन्न नाम हैं। ठीक बात। तो इस तरह की एक खराब सोच है लोगों के पास, जो तंबाकू दांत और मसूड़ों के लिए अच्छी चीज़ है। इस गलतफहमी को दूर करना पड़ेगा। बिल्कुल। जो नहीं, तंबाकू दांत के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है जो आपने अभी सुना है, जो टोबैको गेटवे है दूसरे ड्रग्स के लिए, उससे भी बड़ी बात मैं बता दूं, जो टोबैको का जो लत है, एडिक्शन है, वो ड्रग्स से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उनको छुड़ाना और मुश्किल है। ठीक बात। क्योंकि उनमें जो निकोटीन होता है उसके लेवल को मेंटेन करना। ऐसे में इस सोच को कैसे बदला जाए, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। जहां तंबाकू के इस्तेमाल के अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। आप दंतमंजन की बात कर रहे हैं, मैं भी कुछ लोगों को जानता हूं जो इस नशेखोरी के एक तरीके से शिकार बन चुके हैं। डॉक्टर जुल्का, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो जिस बात की ओर इशारा धीरेन्द्र सिन्हा शुरुआत में कर रहे थे कि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है। यहाँ हम सब लोग जो बैठे हुए हैं वो क्या कर सकते हैं, कैसे अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभा सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।